औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये एक हमारे पास 3D सीरीज़ के हम लेक्चर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम आज का जो केस है उसमें एक प्लेन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग 2 पॉइंट्स, जिसमें 2 पॉइंट्स होंगे। जो मर्ज़ी आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं और यहाँ पे ये मेंशन किए गए हैं। एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कि 3 के लिए आप करें, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, जी एक्सिस के लिए। एग्ज़ाम में ये किसी एक के ऊपर आ सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के तहत आ सकते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस की जगह कोई लाइन भी आ सकती है, ये जहन में रखिएगा। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जब भी हमारे पास एग्ज़ाम में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन का वर्ड आएगा, ये हमारे पास आया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। जिस तरीके से हमारी पहली प्रैक्टिस रही है कि हम उसके अगेंस्ट ये सेंटेंस लिखेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बी। आगे उसके बाद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज़ इक्वल टू 0, और इसे हम प्लेन P1 कंसीडर कर लेंगे। और वेयर ए बी सी आर डी आर स्टैंड्स फॉर द डायरेक्शन रेशो, और डी आर ऑफ नॉर्मल टू प्लेन P1 एंड और D is इन्वर्टेड कॉमा में कांस्टेंट। ये सेंटेंस हम लिखेंगे जब भी आपके पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन का वर्ड्स आएगा। हमेशा ये याद रखिएगा, ये पैराग्राफ लेट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इज इक्वल टू 0 वे ए बी सी आर द डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन P1 एंड डी इज़ कांस्टेंट। यहाँ तक ये पैराग्राफ होगा इस जुमले के तहत, जिसमें फाइंड साथ लगा हुआ होगा। आगे जी हैविंग का मतलब है, इसका नाम हम रख लेते हैं प्लेन P1 ताकि हमें आसानी हो जाए। P1 हैविंग यानी प्लेन P1 जो है उसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट 4-5 3, सेकेंड पॉइंट 2 3 1। अब हम एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि प्लेन P1 में ये पॉइंट लाई करता है, या ये हम कह सकते हैं कि ये P1 में प्लेन जो सा है इस पॉइंट को कंसिस्ट कर सकता है। हैविंग हो, कंसिस्ट हो, कंटेनिंग हो, ये वर्ड्स हैविंग, कंटेनिंग, कंसिस्टिंग, पासिंग थ्रू, ये सब एक ही जैसे वर्ड्स हैं। तो पहले एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं 4-5 3, बाद में 2 3 1 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस प्लेन P1, या पॉइंट भी लिख सकते हैं, प्लेन P1 भी लिखते हैं। चलें इस दफ़ा हम पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट इसका नाम ए रख लेते हैं। ए 4-5 3 लाइज इन प्लेन P1। यहाँ पे ना ये जुमला भी लिख सकते थे हम, कौन सा, कि प्लेन P1 हैव द पॉइंट 4-5 3, ये लिख लेते। सो अगर ये पॉइंट यानी कि ये जुमला मैं लिख देता हूँ, और यानी कि इस तरह भी लिख सकते थे कि प्लेन, यही इंग्लिश जो यहाँ लिखी हुई है, प्लेन P1 हैविंग की बजाय हैव हो जाता, हैव पॉइंट, यानी ये पॉइंट 4-5। ये जुमला भी आप दोनों में से कोई एक सेंटेंस लिखकर याद रख लीजिएगा कि हम जो है इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो सिंस कि ये पॉइंट इसमें लाई करता है प्लेन में, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास चाहे ये सेंटेंस लिखा हो, तो इसका मतलब होगा कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखना है। एक्स कोऑर्डिनेट इसका है 4। यहाँ P1 भी लिख लें, P1 प्लेन हैव ए पॉइंट दिस, और इसमें वाई कोऑर्डिनेट जो है वो -5 है, और उसके बाद जी जो है वो आपका ये वाला कोऑर्डिनेट 3 है। किस में पुट करेंगे? P1 में, क्योंकि हम कह रहे हैं कि प्लेन P1 हैव दिस पॉइंट, यहाँ भी ये लिखा हुआ है प्लेन P1 हैव द पॉइंट। यहाँ पॉइंट 4-5 यहाँ तक अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे आगे नहीं हमने किया, 2 3 1 को एक्सप्लेन अभी नहीं किया।
तो इन प्लेन P1 में ये खुद कह रहा है कि रखें आप इसे, क्योंकि ये पॉइंट उसका है प्लेन P1 का। जब हम इसके अंदर रखें, अब प्लेन P1 का है वो ये रहा हमारे पास, एक्स वाई जी की जगह ये वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं। तो 4a माइनस 5b प्लस 3c प्लस d इज़ इक्वल टू 0। इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं। ये जब भी ये कोई कहेगा प्लेन P1 हैव दिस पॉइंट तो उसके अगेंस्ट ये पैराग्राफ आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लाजमी आएगा हमारे पास पैराग्राफ और इधर तक। और अब दूसरी तरफ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। के प्लेन P1 हैव 2 पॉइंट था ना, पहले पॉइंट को एक्सप्लेन कर लिया। अब दूसरा पॉइंट कि ये भी रखता है 2 3 1, यानी 2 3 1 लाइज इन द प्लेन P1। तो यहाँ पे ये लिखेंगे सिंस, इसके लिए भी यही जुमला होगा, सिंस द पॉइंट, इसका नाम B रख लें, B किसका नाम, इसका नाम 2 3 1। ये जितने भी चाहे 10,000 पॉइंट्स हों, हर एक के लिए हमारा यही जुमला होगा, लाइज इन प्लेन P1। प्लेन P1 में ये लाई करता है। अगर ये प्लेन P1 में लाई करता है तो इसका x कोऑर्डिनेट को 2, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है इसका, y इज़ इक्वल टू 3 और z इज़ इक्वल टू 1 इन प्लेन P1। प्लेन P1 में रखेंगे क्योंकि इसने खुद कहा है कि ये पॉइंट प्लेन P1 में लाई करता है। अगर प्लेन P1 में लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम प्लेन P1 कौन सा है जी हमारे पास, वो ये रहा। तो हम यहाँ रखते हैं जी ये 2x प्लस वाई प्लस सी जी प्लस डी। तो ये 2a प्लस 3b प्लस 1c प्लस डी इज़ इक्वल टू 0। ये अब यहाँ तक एक्सप्लेन हो गया जी हमारा सवाल, इधर तक कि फाइंड द क्वेश्चन ऑफ ए प्लेन P1। उसके लिए पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा और फिर प्लेन P1 हैव 2 पॉइंट्स, इसमें से एक पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हमने। उसके बाद हमारे पास ये दूसरा पॉइंट था, प्लेन P1 हैव दिस पॉइंट, हमने यहाँ तक एक्सप्लेन किया हर एक को। पहले के लिए ये पैराग्राफ यहाँ से लेके आपका ये पैराग्राफ यहाँ तक। ये इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया। वहाँ पे नहीं ऐसे बॉक्सेस बनाने आपने। ये प्लेन P1 और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट के लिए पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर दूसरा पॉइंट, जितने भी पॉइंट आ जाए इसमें जो वो क्या प्लेन P1 में लाई करता है, उसके लिए सब जगह एक ही जैसा होगा, सिर्फ पॉइंट के नाम चेंज होंगे। यहाँ A था, अब अगली दफ़ा जो है वो हमारे पास इसके अंदर B हो गया, B.231, जो कि ये 231 है ये वाला। तो 231 हमारे पास हुआ। आगे हमारे पास क्या हुआ जी, 231 लाइज इन द प्लेन, आगे P1, तो उसके अगेंस्ट ये क्वेश्चन आ गई। यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दिया पॉइंट्स का। अब हम अभी एंड करके दूसरा करेंगे पैरेलल का। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है। पहले तो हम इन दोनों यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द प्लेन, यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसकी अगेंस्ट हम ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी। अब हम ये करते हैं कि डी को एलिमिनेट कर लेते हैं। क्यों एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि हमें 4 जो है ना इसके अंदर वेरिएबल हैं, यानी कि 4 अननोन हैं। अननोन है 4, वेरिएबल ना कहा जाए तो अननोन क्या है, A B C और D। इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि टारगेट हमारा है जब भी हमें फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द प्लेन कहेगा A B C D को फाइंड आउट करना। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि D को एलिमिनेट कर लेते हैं क्वेश्चन 1 और 2 में से। तो 1 - 2 करेंगे तो आपके पास D जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ये 3 क्वेश्चन हैं तो 3 क्वेश्चन के साथ भी यही बिहेवियर करेंगे कि हम जो है वो एलिमिनेशंस करेंगे सब जगह और A B C की वैल्यू निकालेंगे, या इसके अलावा कोई और मेथड भी इख्तियार कर सकते हैं। 4a, बस टारगेट ये है A B C की वैल्यू को फाइंड आउट करना। 4a - 2a, तो आपके पास हो जाएगा 2a। उसके बाद -5b - 3b -8b और 3c - 1c, तो ये आ जाएगा +2c।
इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एक 4a माइनस 2a माइनस 5b माइनस 8b और उसके बाद 3c माइनस 1c 2c। अब ये इक्वेशन आ गई, इसके अंदर दो ऑप्शन एक फिर आगे अराइज हो गए कि अगर आप 2 से डिवाइड कर दें इसको तो कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा, यानी कि ये रेशो हमारे पास 2 से डिवाइड करके ज़रा सिंप्लीफाई हो जाएगी कैलकुलेशन। 4b प्लस c ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया बाय डिवाइडिंग 2। अगर ना भी करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं बाय डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि हमारा टारगेट ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद ये रिज़ल्ट आया, इसको हम 1 कह लेते हैं। एक इक्वेशन हासिल हो गई हमारे पास यहाँ तक के सवाल के अंदर, यहाँ से यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये हमारे पास हो गई। अब आता है जी लफ्ज़, दोबारा हम आगे सवाल को बढ़ाते हैं स्टेप को कि हमारे पास अगला लफ्ज़ क्या आता है। आगे हमारे पास ये आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन P1 हैविंग दिस पॉइंट, इसको भी कर लिया, इसे भी कर लिया। उसके बाद है एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब एक्सिस को ना हम केस 1 बना लेते हैं पहले, यानी कि एक सवाल कि हमारे पास जो प्लेन P1 है कोऑर्डिनेट एक्सिस की जगह पहले एक्स एक्सिस लिख लेते हैं, फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर दूसरा सवाल बनाएंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, फिर सवाल बनाएंगे पैरेलल टू जी एक्सिस। तो हम पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कौन सी बात हो रही है, ये प्लेन की, क्योंकि ये जो एंड है इंग्लिश की ट्रांसलेशन के मुताबिक हमारे पास एंड ये सब्जेक्ट को, यानी प्लेन P1 इज़ पैरेलल, एंड को छोड़ दें, प्लेन P1 इज़ पैरेलल और दरमियान वाली लाइंस को छोड़ दें, तो एक्चुअली ये P1 के मुतालिक बात कर रहा है कि प्लेन P1 इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैं यहाँ एक्स एक्सिस लिखता हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा था कि हम तीनों में से कोई एक लिख के करेंगे, तो यहाँ पे ये लिखेंगे सिंस प्लेन P1 इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कह लूँ या एक्स एक्सिस लाइन कह लूँ, एक्स एक्सिस एक्चुअल एक लाइन का नाम है कि ये हमारे पास लाइन है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास इस तरह है जी, ये बनाया हमने, ये एक्स एक्सिस है और ये फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस है और ये फॉर एग्जांपल जी एक्सिस है। ये एक फिगर रफ सी हम बना रहे कि जब एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आप मुझसे बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है जिसका नाम P1 है, इसके ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। कौन सा परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल है, इसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। तो नॉर्मल लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर पैरेलल है। अगर दो लाइंस आपस में या दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो हम कहते हैं, जो इससे पहले क्लासेस में पढ़ के आए, कि इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो, कि वो ज़ीरो होगी। लेकिन यहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, इसको मैं नॉर्मल लाइन कह रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन हर प्लेन का हिस्सा है। कि एक नॉर्मल लाइन जब एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, यानी एक लाइन इसके ऊपर एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर हो, तो एक्स एक्सिस के यानी कि डी आर्स ऑफ द एक्स एक्सिस लाइन और डी आर्स ऑफ द नॉर्मल लाइन की डॉट प्रोडक्ट जो होगी वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगी। यानी ये हमारे पास इसकी जगह, जैसे ये पैरेलल, चूँकि ये एक लाइन है, प्लेन जब भी किसी लाइन के पैरेलल होगा तो उसकी अगेंस्ट ये जुमला आएगा, पहले ये जुमला, यानी कि ये पैरेलल, जब भी लफ्ज़ ये पैरेलल देखें प्लेन और लाइन का, याद रखिएगा प्लेन इज़ पैरेलल टू लाइन, कोई चाहे वो एक्स एक्सिस लाइन नाम रखते हैं या कोई और नाम रख दें, लेकिन इसमें ना एक बात याद रखें। वो क्या बात है हमारे पास, वो ये है कि प्लेन और कोई लाइन आपस में, प्लेन और लाइन के दरमियान लफ्ज़ पैरेलल आ जाए तो आपने ये जुमला लिखना है, डी आर्स, सो द डी आर्स ऑफ द नॉर्मल लाइन, या नॉर्मल लाइन लिख दूँ या नॉर्मल लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मल लाइन, सिंपल नॉर्मल भी लिख दूँ, टू प्लेन P1 और इनकी डॉट प्रोडक्ट किसकी, डी आर्स
ऑफ एक्स एक्सिस लाइन, इसको भी मैं लाइन नहीं लिखा, क्या है एक्स एक्सिस लाइन कह रहा हूँ, इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि ये ज़ीरो के इक्वलेंट होगी। फिर दोबारा रिवाइज करता हूँ कि पिछली क्लासेस में हम पढ़ के आए थे कि ये हमारा जुमला, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी ज़ीरो। और यहाँ पे हम कर रहे हैं कि अगर प्लेन P1 इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन, तो उसके अंदर एक और लाइन का जिक्र अब यहाँ आ रहा है, वो है नॉर्मल लाइन। कि नॉर्मल लाइन के जो नॉर्मल लाइन इस प्लेन पर होगी P1 पर, उसके DRs और इसके DRs की डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास ज़ीरो होगी। इसको ना हम समझने के लिए ऐसे करते हैं कि ये हमारे पास ना एक लाइन है, यानी यूँ समझें कि ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर है, ये प्लेन समझें इस सतह को, जो मेरा पेज है इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का इसके साथ, प्लेन के साथ। तो एक्स एक्सिस यहाँ पर है, इसके ऊपर एक्स एक्सिस इधर है, चलें यूँ कर लेते हैं, ये करना है। तो ये दोनों आपस में, फिगर वाजे करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का नाम नॉर्मल लाइन है, और इस लाइन का नाम एक्स एक्सिस है, ये जो मेरे हाथ में है। तो ए नॉर्मल लाइन और इस परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, अगर ये नॉर्मल लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यहाँ पे बल्कि लिखना चाहिए एक और जुमला, सो ये लिख भी लेते हैं, सो नॉर्मल लाइन इज़ परपेंडिकुलर, नॉर्मल लाइन टू द प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस लाइन। अगर वो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों, जिस तरह कि ये परपेंडिकुलर है, तो उनकी DRs की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगी। अब ये हमारे पास आ गया जी, ये रिज़ल्ट आएगा हमेशा दो लाइंस आपस में जब भी परपेंडिकुलर हों, पहले तो अगर प्लेन किसी लाइन के पैरेलल होगा तो उसके नॉर्मल लाइन, ये वाली नॉर्मल लाइन, और नॉर्मल लाइन उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी जिसके वो पैरेलल है प्लेन, उसका नॉर्मल उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो उसका मतलब होगा फिर ये जुमला लिखा जाएगा कि DRs ऑफ द नॉर्मल लाइन टू द प्लेन B1 डॉट प्रोडक्ट उसकी ज़ीरो होगी। अब हमारे पास रिज़ल्ट एक और आता है कि इसके DRs कहाँ हैं, DRs ऑफ द नॉर्मल प्लेन, वो देखते हैं जी, वो मालूम करते हैं हम। DRs ऑफ द नॉर्मल टू प्लेन P1 क्या है जी हमारे पास, प्लेन P1, इसको भी यूँ इस तरह सर्कल कर देते हैं। प्लेन P1 के यहाँ पे क्या है जी, ये DRs यहाँ लिख लेते बेहतर था, चलो अच्छा, ये लिखे हुए जी हमारे पास, वो लिखे हुए ये हमारे पास, हमने ये शुरू में लिख दिया था, वेयर ABC आर द DRs ऑफ द नॉर्मल प्लेन P1, ये लिखे हुए, तो ये यहाँ पर होंगे A, B और C, ये हमारे पास हो गए। अब इसको हम थर्ड कह लेते हैं, यानी नॉर्मल, इसको यूँ पढ़ना है आपने ना, यहाँ पे ऐसे, ये तो दूसरी तरफ चला जाता है, ये लाइन ऊपर, यानी ये हमारे पास है, और बाकी ये इज़ इक्वल टू, ये है DRs ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन P1 इज़ इक्वल टू। उसके बाद फिर हमें DRs चाहिए, इसके DRs ऑफ द नॉर्मल एक्स एक्सिस, DRs ऑफ द एक्स एक्सिस लाइन, नॉर्मल नहीं है, एक्स एक्सिस लाइन, एक्स एक्सिस लाइन कह दिया या एक्स एक्सिस कह दिया, इसके DRs 1, 0 और 0 हैं। ये हमने पहले भी पिछले लेक्चर के अंदर DRs ऑफ द एक्स एक्सिस के ऊपर एक लेक्चर दिया हुआ है, ये हमारे पास है, इसको 4 कह ले, इसके DRs को, नॉर्मल के DRs को ABC, इसके DRs को ये। अब सब्स्टिट्यूट करें इनकी वैल्यूज़ 3 और 4 इन इसमें, इसकी जगह ये हमारे पास इन 2, तो 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो DRs ऑफ द नॉर्मल प्लेन P1 वो हैं ABC, तो यहाँ पे आ जाएगा ABC और डॉट, उसके बाद अगली फिर इसकी वैल्यू DRs ऑफ द एक्स एक्सिस, DRs ऑफ द एक्स एक्सिस ये रहा, ये ऐसे एक्स एक्सिस लाइन कह दें, वो है 1, 0, 0 इज़ इक्वल टू 0, DRs ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन P1 डॉट DRs ऑफ द एक्स एक्सिस इज़ इक्वल टू 0, तो ये 0 यहाँ आ गया। अब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसा ये समझे AI प्लस BJ प्लस CK
डॉट 1i प्लस 0j प्लस 0k। तो अब यहाँ पे हम इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1a प्लस 0b प्लस 0c इज़ इक्वल टू 0। इसको हम फिफ्थ कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारे पास ना ये यहाँ तक हमारा सवाल हल हो गया, इन्फॉर्मेशन जो थी वो सारी आ गई हमारे पास। अब एक ये है इक्वेशन नंबर 1 जिसमें ए बी सी लिखा हुआ है, और एक ये है इक्वेशन। इन दोनों से हम ए बी सी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लें, चाहे हम किसी भी मेथड से कर लें, आप हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने एक ही मेथड अभी तक रखा हुआ है सी, जो कि 1c इसको लिख रहा हूँ मैं, और उसके बाद 1a ना भी लिखता तो कोई फ़र्क ना पड़ता। मेरा मकसद है इसका नंबर तो मैंने वही रखा है 1, यहाँ भी 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन इसको करने का तरीक़ेकार 1 1 इसके कोफिशेंट ए के, फिर बी के कोफिशेंट -4, फिर उसके बाद 0c ये लिखा हमने, ये 3 के लिख दिए 1 1 0 -4 0 1। इसी को दोबारा हमने लिख देना 1 1 0। ये एक किस्म का मेथड रिवाइज़ कर रहे हैं जो कि आप पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ के आए। उसके बाद फिर आपने ए ओवर फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेना है, यानी 1 1 को, और नेक्स्ट लिख देने 0 -4 0 1, और फिर उसके बाद बी ओवर, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हाइड करना है, नेक्स्ट 4 लिखने, तो 0 1 और उसके बाद 1 1, और सी फिर आपने सी लिखना है, नेक्स्ट को हाइड करना है और नेक्स्ट 4 लिख देने 1 1 0 -4। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो ये आएगा जी। ए ओवर डिटर्मिनेंट इसका ओपन करते हैं हम, 0 और 0 -0 यानी 0 आ गया, और फिर उसके बाद ये आएगा बी इसका डिटर्मिनेंट, तो ये पहले 0 आएगा फिर -1 आ गया जी। उसके बाद सी -4 आ जाएगा, -4, और बाकी ये 0, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया। अब अगर इसमें ए के बी सी के जो ये डिनोमिनेटर हैं, अगर इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन आए तो ज़रूर ले लें ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। नहीं कॉमन आता तो आप इसे रहने दें। जैसे नेगेटिव कॉमन आ रहा है, अगर नेगेटिव कॉमन है तो इसको -1 से डिवाइड करें। जब -1 से हम डिवाइड करेंगे तो ए ओवर 0 और बी ओवर +1 और सी ओवर +4 ये हमारे पास होगा। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपके पास ना यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ए की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है 0। एक और बात, ए ओवर 0 को अनडिफाइंड नहीं कहना, क्योंकि ये हम इन्फिनिटी जवाब नहीं है, क्योंकि ए ओवर 0 आपके पास ये 0 जो है वो रेशो है, और उसके बाद b इज़ इक्वल टू +1। रेशो में आप जो है इन्फिनिटी नहीं कहते, अगर आप इसको रेशो मानते, और हम इसको रेशो ही मान रहे हैं ए बी सी को। कैसे? ये देखें, मैंने लिखा था, शुरू में ही लिखा हुआ था कि ये रेशो है यहाँ पे, वेयर ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशो, डी आर्स, आर स्टैंड्स फॉर द रेशो। ये रेशो थी, तो लिहाजा रेशो में हम इनको जो है 0 नहीं कर सकते, ए ओवर 0 को इन्फिनिटी नहीं कर सकते, सॉरी, ए फॉर इन्फिनिटी। अब ये ए बी सी की वैल्यू कहाँ पुट करें जिससे हमारा सवाल हल हो जाए? तो इसका सवाल का जवाब ये है कि टारगेट हमारा ये था, ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर से हमने ए बी सी की वैल्यू रखी, अब वो यहाँ रख देंगे हम। ए बी सी की वैल्यू प्लेन P1 टारगेट था, तो प्लेन P1 में हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं जी इसे, तो ये आ जाएगा 0x प्लस 1y प्लस 1z और प्लस d इज़ इक्वल टू 0। ये 0 लिखा गया जी हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास क्या करना है? अब हमारे पास सवाल ये है कि d की वैल्यू नहीं आई, क्योंकि हमने ये कहा था कि a b c d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जब हमने इस सवाल को हल करना शुरू किया था। तो अब यहाँ पे आपके पास d की वैल्यू नहीं आई, तो उसके लिए हमने ये देखना है कि इसके अंदर जो पॉइंट लाई करते हैं वो है 4 -5 3, यानी यहाँ पर ये पॉइंट है 4 -5 और 3, और जिसका नाम हमने a रखा था, और b पॉइंट यहाँ कर लें या कहीं और कर लें, लेकिन हो वो प्लेन के अंदर। 2 3 1 ये इसी का हिस्सा है प्लेन का, तो लिहाजा इसमें से कोई एक पॉइंट ले लें, चाहे ए ले लें चाहे बी ले लें, वो आपने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ पे लिखना है कि एट जो मर्ज़ी पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। ए आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर
ए पॉइंट है हमारे पास 4 -5 और 3, जिसका मतलब है कि आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज़ इक्वल टू 4 और y इज़ इक्वल टू -5 और c इज़ इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन में इसका नंबर आप जो है 6 कर लें, इन 6, तो आपके पास जो जवाब आएगा ये तो ज़ीरो हो जाएगा। जब 4 वैल्यू रखेंगे, इधर रखेंगे तो -5 आंसर आ जाएगा, -5, और फिर जब आप इधर आंसर रखेंगे तो +3 आ जाएगा। ये वैल्यू आएगी जी जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, ये z है सर, z इज़ इक्वल टू 3 यहाँ, और y की वैल्यू -5 और प्लस d, तो d इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा, d की वैल्यू सिंप्लीफाई होने पे ये -2 था तो d इज़ इक्वल टू 2 आएगा। फिर इसको 6 में पुट कर दें। आप अगर चाहें तो ज़रूरी नहीं कि आप कहें कि यहीं पुट करना, अगर आप करना चाहते हैं तो शुरू वाले में किसी जगह भी d की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, इस पिछले जितने भी स्टेप हुए में इनमें से, लेकिन उससे लेंथी हो जाएगा। हमें सबसे ज़्यादा आसानी d की वैल्यू फाइंड आउट करने में इसी में थी, इसीलिए हमने यहाँ पुट किया। हमने पैक पीछे क्यों नहीं किया, उसकी रीज़न मैं बता रहा हूँ। जिसमें आसानी होगी उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। d की वैल्यू 2 अब हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 0x को ना लिखें, y 1/z और उसके बाद यानी 1/z हमारे पास हो गया 1, ये इसमें रखा है x की वैल्यू आपके पास, इसको 0x था ना लिखें, 1y यानी y प्लस z और उसके बाद +2 इज़ इक्वल टू 0। ये वो क्वेश्चन ऑफ द प्लेन है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है। ये हमारे पास आई चूँकि हम केस कर रहे थे प्लेन P1 का, प्लेन P1 पैरेलल टू x एक्सिस। अब हम जो दूसरा केस करेंगे वो केस होगा प्लेन, यहाँ तक तो सवाल सेम होगा जो इससे पहले है, यानी इससे पहले यहाँ से लेके ये सॉल्यूशन में यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक ये 1 तक आपके पास सेम है, यानी ये सॉल्यूशन 1 से लेके यहाँ तक सेम है। सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ से आएगा, केस 1 सिंस प्लेन P1 इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, अब यहाँ लिख दूंगा y एक्सिस, सिंस प्लेन P1 इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। उसके बाद लिखूंगा सो द नॉर्मल, यहाँ पे फिगर में y एक्सिस बना दूंगा, सो द नॉर्मल लाइन ऑफ द प्लेन 1 इज़ परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। फिर यहाँ पे y एक्सिस लिख दूंगा, जहाँ x एक्सिस है वहाँ y एक्सिस लिख दूंगा, और फिर उसके बाद फिर दोबारा यही लिखूंगा, डी आर्स ऑफ द नॉर्मल प्लेन टू द प्लेन P1 डॉट डी आर्स ऑफ द y एक्सिस इज़ इक्वल टू 0। दोबारा मैं डी आर्स ऑफ द नॉर्मल प्लेन ABC ही लिखूंगा कि वो ABC हमारे पास है। फिर उसके बाद डी आर्स ऑफ द y एक्सिस लाइन वो होगा 0 1 0, बाकी इसको डॉट डॉट लेके सवाल हल करूँगा और फिर उसके बाद ABC की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। जब मैं पैरेलल टू x एक्सिस करूँगा तो यहाँ मुझे x नज़र नहीं आएगा। देखें ये क्वेश्चन के अंदर x नज़र नहीं आया, y प्लस z प्लस 2 है, इसमें x नहीं है, x आपके पास नहीं है y प्लस z प्लस 2 में। अब एक सवाल यानी कि उसको हम तेज़ी के साथ कर लेते हैं दूसरा, और ये जहन में रखिएगा कि इसको ये वाला सॉल्यूशन कॉमन है, सॉल्यूशन ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कॉमन है, ये ज़रूर जहन में रखिएगा। उसके बाद जी आप यहाँ पे केस 2 कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 केसेस करने को आता है, एक y एक्सिस का है वो भी हमने जो है यहाँ पर करना है। तो इसके अंदर देखें जी हमारे पास केस 2 प्लेन P1 इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, कि y एक्सिस के प्लेन P1 है। अब हम देखते हैं जी हमारे पास है इसके अंदर ये सूरत हाल है कि आपकी फ़िगर बना लेते हैं। ये आप देखें फिगर में मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका नाम x एक्सिस के बजाय y एक्सिस रख रहा हूँ। पहले मैंने इसका नाम और x एक्सिस को इधर ले जाऊँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और z एक्सिस को इधर लिख दूँ, और जो मेरा प्लेन है वो यहाँ पर होगा, ये प्लेन हमारे पास होगा, इसका नॉर्मल इसके ऊपर होगा, ये नॉर्मल होगा इसके की नॉर्मल लाइन, प्लेन P1 की नॉर्मल लाइन जो है
वो इसके ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। लिहाजा यहाँ लिखेंगे सिंस प्लेन P1 इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो ये हर एक में लिखना यही जुमला था। सो द नॉर्मल लाइन, यानी ये वाली नॉर्मल लाइन या नॉर्मल ऑफ द प्लेन P1 इज़ परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस लाइन। पहले मैंने एक्स एक्सिस लाइन लिखा था, वाई एक्सिस लाइन, अगर वाई एक्सिस लाइन के ये परपेंडिकुलर है, उसके बाद फिर ये जुमला ये लिखूँगा, पहले ये जुमला लिखूँगा प्लेन P1 इज़ पैरेलल टू किसी भी लाइन के। यहाँ वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस, कोई और लाइन भी होती तो तब भी यही जुमला होना था कि हमारे पास के पैरेलल है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जुमला ये सेंटेंस होना था कि उसका नॉर्मल जो सा होगा वो उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अगर उस लाइन, दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों 3D के अंदर, तो हम उनके कहते हैं कि उनके डी आर्स ऑफ द नॉर्मल, यानी इसके डी आर्स और इसके डी आर्स की डॉट प्रोडक्ट, यानी इस लाइन के नॉर्मल ऑफ द प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन P1 इसके डी आर्स की डॉट प्रोडक्ट, डी आर्स ऑफ द वाई एक्सिस लाइन की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। अब इसके डी आर, इसके नंबर को दे लें आप, इस इक्वेशन का नंबर 1 डैश कह रहे थे। तो इसके बाद यहाँ पे अब इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो वैल्यूज़ हमारे पास है सिंस डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू प्लेन या ऑफ प्लेन P1 इसकी गिर्द सर्कल ज़रूर ड्रा करें, क्योंकि हमने इसके सर्कल ड्रा किया हुआ है प्लेन P1 के, वो हैं ABC। ये हमने इसके सॉल्यूशन में शुरू में लिख दिया था, इसको 2 डैश कंसीडर कर लें, 2 डैश। उसके बाद डी आर्स ऑफ वाई एक्सिस लाइन या सिंपल वाई एक्सिस, इसके डी आर्स हमेशा 0 1 0 होंगे। एक्स एक्सिस के 1 यहाँ पहले आएगा, 1 0 0। जेड एक्सिस के 0 0 1 होंगे। उसके बाद ये 3 डैश, कि आप इसको 3 डैश कंसीडर कर लें। ये जो डी आर्स हैं ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन P1, ये हमने कैसे फाइंड आउट किए थे, ये अगर आपको याद हो तो ये देखें, हमने यहाँ पर लिखा था कि जब भी हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिखेंगे तो आपके पास ये सूरत हाल सामने आएगी कि आपके पास लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन P, ये पैराग्राफ यहाँ तक लिखा जाएगा। अब इसके अंदर हमने लिखा था ABC आर द डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन P1। ये बात हमने पहले लिखी हुई थी कि डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन P1 ABC हैं, वही बात हमने आगे लिख दी जो हमें ज़रूरत पेश आई थी। अब हमने इसके अंदर ये इसकी वैल्यू डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन P1 वो हमारे पास फाइंड आउट हो गई। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे जी, 2 डैश और 3, ये डबल डैश, चलें सिंगल डैश कर लेते, सिंगल डैश, ये भी सिंगल डैश है, और सिंगल डैश इन 1 डैश में आप सब्स्टिट्यूट करें। इसके डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन P1 ये हैं जी ABC, इसकी वैल्यू रखी यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये थी, और फिर अब डी आर्स ऑफ द जो है वाई एक्सिस, दरमियान में ये डॉट प्रोडक्ट है, और उसके बाद हमारे पास डी आर्स ऑफ द वाई एक्सिस 0 1 और 0, और इज़ इक्वल टू ये लिखा हुआ है 0, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसकी की, और फिर इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, ये AI प्लस BJ प्लस C के डॉट 0I प्लस 1J प्लस 0 के। तो रिज़ल्ट हमारे पास ये आया जी 1, यानी कि हमारे पास आया 0A और उसके बाद 1B प्लस 0C इज़ इक्वल टू 0। इसे हम 4 डैश कंसिडर कर लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गया। अब ऐसे ही एक और इक्वेशन चाहिए जिससे हम ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो वो हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट कर रखी है जो कि सॉल्यूशन का कॉमन हिस्सा है, चाहे वो एक्स एक्सिस का है या वाई एक्सिस का, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, और आगे केसेस हैं। ये केस 1 का भी कॉमन हिस्सा था हमारे पास, केस 1 का भी ये कॉमन हिस्सा था, सॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये इसका भी हिस्सा है, इसमें जो है A-4B
इसमें a माइनस 4b प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ये हम दोबारा लिखेंगे। यहाँ पर पहले केस में भी लिखा था a माइनस 4b प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, और ये 5, ये इसका नंबर 1 है, 1 हमने इसका नाम रखा था, हम दोबारा चेंज नहीं करेंगे। अब इसको हम ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। दोबारा तरीक़ेकार वही है कि 0 1 ए के कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट 1 माइनस 1 और 0 1। फिर जब ये 3 लिख लेंगे दोबारा इसको लिख लें 0 1 1 माइनस 4 0 1। अगर आप किसी और मेथड से करते हैं तो उससे कर लें। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉलम को हम इग्नोर करेंगे और यहाँ पर ए लिखेंगे, ए ओवर फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करके बाकी 4 जो से वो लिखेंगे 1 माइनस 4 0 1। और फिर उसके बाद फिर बी लिखेंगे और इसके डिनोमिनेटर में हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे सेकंड कॉलम को इग्नोर करके 0 1 0 1 इस सवाल के अंदर। और उसके बाद हमारे पास सी लिखेंगे 0, तीसरे कॉलम को ड्रॉप करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे 0 1 1 माइनस 4 हमारे पास। उसके बाद फिर हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे 1 और उसके बाद प्लस 0। पहले इस डिटर्मिनेंट को ओपन किया, फिर उसके बाद अब इसको करते हैं तो b ओवर 0 माइनस 0। फिर उसके बाद c को करते हैं तो c इज़ इक्वल टू c ओवर 0 माइनस 1, यानी a की वैल्यू जो है वो 1 आई है, b की वैल्यू 0 आई है और c की वैल्यू माइनस 1 है। तो अगर कोई कॉमन फैक्टर निकलता है तो ज़रूर फाइंड आउट करेंगे, नहीं आता तो रहने देंगे। बाकी उसके बाद दोनों सूरत हाल में सही होगा कॉमन निकाल कर, अगर डिनोमिनेटर के अंदर कोई कॉमन आ जाता है 1 0 माइनस 1 में, नहीं आता तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए बी और ये हमारे पास 0 और सी जो उनसे है वो माइनस 1। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम किस में, जो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट की थी, यानी कि P1 में। ये प्लेन P1 आप देख लीजिएगा, असल टारगेट P1 ही मालूम करना है, क्योंकि हम जो प्लेन P1 पैरेलल टू वाई एक्सिस हम केस कर रहे हैं। तो ये आप देखिएगा वीडियो बैक करके 1x प्लस 0y प्लस माइनस 1c, यानी कि सी ए बी सी की वैल्यू रखी और d इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद इसका कोई नंबर हमने दे दिया, 5 डैश कह लेते हैं। अब एक पॉइंट इसके अंदर लाई करता है इस प्लेन में। इस प्लेन में कौन सा पॉइंट लाई करता है ताकि हमारे पास डी की वैल्यू आए। डी की वैल्यू इसके अंदर मौजूद नहीं है। डी की वैल्यू हासिल करने के लिए हमें पॉइंट जो है जो इसके अंदर ए बी पॉइंट लाई कर रहे थे उनमें से कोई एक पॉइंट जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसमें ये देखें, इसने खुद कहा था सवाल के अंदर कि 4 - 5 3 लाइज इन द प्लेन हैव द 2 पॉइंट्स ए और बी, और ये हमने फिगर में बना सकते हैं। यहाँ पर भी हमने ये किया था। ये देखें जी, अब हमारे पास है 4 - 5 3, ये ए पॉइंट लिख लेते हैं 4 - 5 × 3, और बी पॉइंट भी ले लेते हैं यहाँ पर, बी पॉइंट 2 3 1 2 3 1। ये दोनों पॉइंट इस प्लेन में लाई करते हैं जिसका नाम P1 है, और P1 ये है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। याद दहानी के तौर पर बता रहा हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास कॉमन है हमारे पास केस 1 और केस 2 और केस 3 में। केस 1 x एक्सिस है और केस 2 जो सा है वो हमारा y एक्सिस है, और केस 3 हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर, ये देखें जी। अब हमारे पास ये आता है, ये वैल्यू हम रखते हैं सिंस डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सिंस पॉइंट ए पॉइंट कौन सा जी, वो ये लिखा हुआ 4, आपके पास जो मर्ज़ी पॉइंट ले सकते थे। 4 - 5 4 लिख लूँ मैं, फिर आपके सामने विजिबल करता हूँ। 4 - 5 और 3 ये लिखा जी पॉइंट ये वाला। आप चाहें तो बी ले लें, बी के साथ भी ये सवाल डी की वैल्यू आ जाती है। लाइज इन द प्लेन 5, ये प्लेन P1 में लाई करता है, तो ये 5 डैश को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 5 डैश बजाते खुद भी P1 का नाम है इस केस के अंदर। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज़ इक्वल टू 4, y इज़ इक्वल टू -5 और z इज़ इक्वल टू 3 इन 5 डैश।
यानी इसमें। चाहें तो आप कहीं और से डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो सबसे ईजीएस्ट वे ये हमारे पास है। तो इधर आ जाएगा 4x, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -5 जो 0 हो जाएगी आपके पास। और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, +0, आगे हमारे पास क्या कहते हैं 3 रखेंगे, ये -3 हो जाएगा, प्लस d इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें d की वैल्यू आपके पास क्या आएगी जी, d इज़ इक्वल टू -1। तो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जी इसके अंदर। यहाँ से आगे हम ये स्टेप कर रहे जी इधर। तो d की वैल्यू अब हमने 5 में पुट कर देनी, d इज़ इक्वल टू -1 इन 5 में पुट कर दें। तो फिर आपके पास रिजल्ट आएगा x + 0y माइनस ये वाली 5 माइनस z और उसके बाद -1 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगा जी रिज़ल्ट इसका। तो या इसको हम x - z -1 इज़ इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं ऐसे, ये चेक ऑप्शन स्टेप है कि हमने किसके ऊपर काम किया था, a पर, A4 - 5 3, b पर नहीं किया था। आप b पॉइंट जो है ना वो इसके अंदर पुट करके देख लें, जो कि ऑप्शन है इसके अंदर। b पॉइंट क्या है, वो ये रहा 2 3 1 क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था, यहाँ तो हमने फिगर बनाई थी। तो इसमें x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 3 और z इज़ इक्वल टू 1, इसमें वैल्यू में जो हमारा आंसर आए, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो इट मीन्स कि ये हमारे पास करेक्ट है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और इधर -3, z y की वैल्यू तो आनी ही नहीं, तो लिहाजा यहाँ पर ये z की वैल्यू आएगी, z आएगा आपके पास -1 और उसके बाद -1 0। तो 2 - 2 0, 0 इज़ इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिहाजा ये पिछले केस में भी हम ये कर सकते थे कि जो मिसिंग है वो आप उसको वहाँ पर लिख कर सकते थे। अब हमारे पास आता है केस थर्ड में अब दोबारा मैं वही बात रिवाइज करूँगा कि यहाँ पे लिखूँगा प्लेन P1 इस पैरेलल टू, पहले x एक्सिस लिखा था मैंने, अब z एक्सिस लिखूँगा, फिर z एक्सिस को ऐसे बना दूँगा क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको अगर हम ऐसे बना लें। उसके बाद फिर हम उसमें ये पॉइंट लगाई करेंगे और आगे फिर ये जुमला लिखेंगे कि प्लेन P1 इज़ पैरेलल टू z एक्सिस। आगे हमारे पास सो द नॉर्मल ऑफ द प्लेन P1 इज़ परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस लाइन। फिर उनकी डॉट प्रोडक्ट डी आर्स ऑफ नॉर्मल लाइन प्लेन P1 डॉट डी आर्स ऑफ द z एक्सिस लाइन इज़ इक्वल टू 0, ये बात हम लिखेंगे। और फिर इनके डी आर्स ऑफ द नॉर्मल P1 की प्लेन की वैल्यू रख देंगे, डी आर जो कि ABC है और डी आर्स ऑफ z एक्सिस जो है वो 1 0 0 है। और उसके बाद फिर हम इसी तरह हल करते हुए यहाँ तक इस सारे को हल कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम जो है केस 3 हमारे पास ये है। केस 3 में ये लिखते हैं जी, केस 3 कि प्लेन P1 इज़ पैरेलल टू z एक्सिस। सो नॉर्मल लाइन, इसकी नॉर्मल लाइन, जब भी प्लेन किसी लाइन के पैरेलल होगा तो जो प्लेन का लफ्ज़ है ना वो उसको आप कन्वर्ट कर डालें नॉर्मल लाइन में। नॉर्मल लाइन टू प्लेन P1 इज़ परपेंडिकुलर टू z एक्सिस लाइन, कि z एक्सिस लाइन के अंदर तो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों, ये भी लाइन है ये भी लाइन है, दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो इसका मतलब ये 3 जुमलों का एक सेट है। प्लेन का लाइन के साथ पैरेलल होना है तो ये लाइन आएगी, जब ये लाइन आएगी तो साथ परपेंडिकुलर के साथ जब भी लफ्ज़ परपेंडिकुलर इन 3D में आएगा तो वहाँ डी आर्स ऑफ द नॉर्मल लाइन टू प्लेन P1 और इसकी डॉट प्रोडक्ट डी आर्स ऑफ z एक्सिस लाइन या सिंपल z एक्सिस इज़ इक्वल टू 0, कि ये आपके पास 0 होंगे। इसको आप कोई नंबर दें, 1 डबल डैश मैंने कह दिया।
उसके बाद डी आर्स ऑफ द नॉर्मल, शुरू में हमने लिखा हुआ है, मैं अब दोबारा नहीं दिखा रहा, टू द प्लेन P1, इसके डी आर जो से होंगे वो A B C हैं क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हैं, टू डबल डैश, और डी आर्स ऑफ Z एक्सिस, ये हमने अलहदा करके भी एक लेक्चर दिया हुआ है कि Z एक्सिस के डी आर्स क्या होते हैं, उसका प्रूफ दिया हुआ है कि वो 0 0 1 होते हैं। तो इसको रट्टा भी लगाया जा सकता है और बेहतर है कि कॉन्सेप्ट से आ जाएं तो वो बहुत बेहतर है। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद इन दोनों की वैल्यूज़ इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जी 2 डबल डैश और 3 डबल डैश इन, हम जो है 1 डबल डैश, यानी इधर 1 डबल डैश, तो हमारे पास डी आर्स ऑफ द नॉर्मल लाइन टू द प्लेन P1 वो हमारे पास है A B और C, और डॉट 0 0 1 इज़ इक्वल टू 0, डी आर्स ऑफ द जेड एक्सिस ये है। तो फिर हमारे पास 0 आ गया। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो फिर हमारे पास आ जाएगा जी 1A, यानी कि आपके पास 0A, क्योंकि AI प्लस BJ प्लस CK, 0I प्लस 0J प्लस 1K, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0B प्लस 1C इज़ इक्वल टू 0। इसका नंबर हम 4 डबल डैश कह लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं शुरू में जो कॉमन हमारे पास था, क्या कहते हैं, कॉमन हमारे पास जो सॉल्यूशन था उसमें हमने कौन सी ABC की वैल्यूज़ के साथ काम किया था। तो वो हम यहाँ पर ये देखते हैं। कॉमन में ये सॉल्यूशन था हमारा, यहाँ से लेके सॉल्यूशन यहाँ तक था, इधर तक आपके पास सॉल्यूशन इधर से लेके यहाँ तक था। इसमें जो कॉमन लाइन आई थी, बाकी केस 1 हमारा शुरू हो गया था, केस 1। तो हमारे पास ये था A माइनस 4B प्लस C इज़ इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन जो है तीनों में कॉमन है, केस 1 में भी, केस 2 में भी, केस 3 में भी, ये इक्वेशन 1। तो हम यही चीज़ हम वहाँ पर लिख रहे हैं कि A माइनस 4B प्लस C, ये चूँकि कॉमन है तो हम यहाँ लिख सकते हैं A माइनस 4B प्लस C इज़ इक्वल टू 0, और इसका नंबर अभी भी मैंने 1 रखा हुआ है, कोई डबल डैश जहाँ पर वो हमने यहाँ पर नहीं रखा। अब हम आते हैं जी इसकी अब A की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ जी 0 1, सॉरी यहाँ पे 0 माइनस 4, पहला कॉलम ड्रॉप हुआ 0 1 का, फिर 0 माइनस 4, और फिर आपके पास 1 1 1 1, ये लिखा गया जी। फिर B लिखेंगे, एक दफ़ा लिख ही लें तो बेहतर है, 0 1 0 माइनस 4 और फिर 1 1। अब ये 3 को दोबारा लिखना है, 0 1 0 माइनस 4 1 1, तो 1 पहले कॉलम ड्रॉप किया तो ये 4 आ गए, यानी 0 माइनस 4 0 माइनस 4 1 1। फिर B लिखा, फिर सेकंड कॉलम ड्रॉप किया 1 1 0 1, फिर उसके बाद C लिखा, ये थर्ड कॉलम हमने ड्रॉप किया, थर्ड कॉलम में 0 1 और 0 माइनस 4, ये हमारे पास है जी। अब इनकी वैल्यूज़ को आप निकाल लें। A की वैल्यू जो है इसमें 0 यानी 0 प्लस 4, और B की वैल्यू 1 माइनस 0, और C की वैल्यू 0 माइनस 0, जिसका मतलब है A 4 आया, B जो है वो 1 आया है, और C जो है वो आपका 0 आया है, और इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है इसके डिनोमिनेटर में, और ये अनडिफाइंड नहीं है चूँकि ये रेशो है। अब हमारे पास आते हैं जी इसकी वैल्यूज़ को, ABC की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, जो शुरू में हमारी इक्वेशन है P1, क्योंकि असल टारगेट हमारा उसी को फाइंड आउट करना था। इन P1 प्लेन P1, यानी शुरू में जो सोल्यूशन में आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 1y प्लस 0z प्लस d इज़ इक्वल टू 0, ये एक हमारे पास आ गया। अब इसकी वैल्यू को मालूम करने के लिए d की वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ d कांस्टेंट ऐसा है जो हमें फाइंड आउट नहीं हुआ, इसे 5 डबल डैश कह लेते हैं। तो इसके अंदर 2 पॉइंट जो से वो लाई करते हैं। इसकी फ़िगर भी हम बना लेते हैं। इसकी फ़िगर ऐसे बनेगी, हमारे पास ये z एक्सिस, यानी इसकी फ़िगर जो हमारे पास z एक्सिस को पैरेलल करना है रिक्वायर्ड प्लेन के,
तीसरे प्लेन के हमारे पास ये प्लेन के इस तरह जाके ये इसके ऊपर नॉर्मल हो जाता है। ये नॉर्मल लाइन है जो मैंने बताई है, और इसके अंदर पॉइंट लाई कर रहे हैं ए जो है वो हमारे पास कौन सा पॉइंट था वो हम देख लेते हैं कि ए पॉइंट हमारे पास कौन सा था। ए पॉइंट रख लें या बी रख लें, ए की बात आपके पास है, मैं बी रख लेता हूँ इस दफ़ा। बी पॉइंट है 2 3 1 2 3 1 2 3 1, और ए पॉइंट है 4 -5 4 -5 और 3। ये पॉइंट्स हैं। अब डी मालूम करने के लिए चाहे आप ए लिख लें या बी लिख लें, आप दोनों से काम कर सकते हैं। चलें जी, मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं ये लिखूँगा, लाइज इन P1 या इन 5, क्योंकि ये 5 का अब दूसरा P1 का दूसरा नाम ये हमारे पास आया जी। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -5 और z की वैल्यू आपके पास 3 इन 5 डबल डैश में रखें, तो फिर आपके पास आ जाएगा x आ जाएगा 16 जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और y आ जाएगा -5 और ये +0 और प्लस d इज़ इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू आपके पास आई 16 -5 11, तो -11। ये वैल्यू अब हम इस 5 डबल डैश में रख देते हैं ताकि आपका सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो 4x + y, और इसमें 0z ना लिखें, ये 0z है, और उसके बाद -11 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। चेक का ऑप्शन ये सिर्फ है, ऑप्शन है, ना भी चेक करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पॉइंट को आपने, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, जिस तरह ए और बी पॉइंट है, ए का इस्तेमाल हमने यहाँ किया, बी का नहीं किया, तो हम बी पॉइंट जो है ना वो इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। 2 3 1, इसका मतलब है कि x को वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें। जो आपके पास ये प्लेन P1 आया, इसका नाम भी P1 क्योंकि यही रिक्वायर्ड प्लेन था। इन प्लेन P1 आप इसमें ये वाले प्लेन P1 में रखें, क्योंकि उसमें पहले वाले में रखेंगे तो रिज़ल्ट कुछ और होगा, यानी कि उसमें रिज़ल्ट क्या होगा, फिर दोबारा ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जबकि यहाँ A B C D की वैल्यू सब मालूम हो चुकी। A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू और जो है वो 0 है, और D की वैल्यू -11 है। तो वैल्यू पुट करते हैं जी यहाँ पे 4 और 2 और +3 -11, z की वैल्यू इसमें है ही नहीं, या 0z कर लें, तो 0z करेंगे तब भी ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो 11 -11 इज़ इक्वल टू 0, 0 इज़ इक्वल टू 0, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास 3 प्लेन की इक्वेशन आ गई। ये है पैरेलल टू z एक्सिस। इसकी एक और निशानी भी है कि ये पैरेलल टू z एक्सिस है, कि ये प्लेन जो है पैरेलल टू z एक्सिस। क्या मार्क है कि इसके अंदर z वेरिएबल है ही नहीं। अगर z वेरिएबल नहीं है तो ये हमारे पास z एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर आपके पास क्या कहते हैं y मिसिंग है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि सिंगल y मिसिंग है, y सिंगल वेरिएबल y मिसिंग है, तो इट मीन्स होगा ये प्लेन जो आपने निकाला है, पिछले केस में देख लेना, जो पैरेलल टू y एक्सिस है उसमें y मिसिंग है, तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा वो प्लेन। और अगर x मिसिंग है तो वो प्लेन जो है प्लेन आपके पास पैरेलल टू x एक्सिस होगा। जो मिसिंग होगा उसी के पैरेलल होगा। जैसे यहाँ z मिसिंग है तो इसके अंदर सिंगल वेरिएबल, तो ये प्लेन पैरेलल टू z एक्सिस है। ये इसके साफ तौर पे निशानी एक मार्क है, कि ये एक मार्क है, टिप भी है कि आप इसको देख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।